हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स, पॉइंट चार्जेस, इनफाइनाइट शीट और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखी, फोर्स निकालना सीखा, इनके एक्सप्रेशन निकालना सीखे। लेकिन अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टार्ट। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया ABCD। क्या बनाया मैंने? स्क्वायर। हर एक पे मैंने चार्ज रख दिया Q। ये Q चार्ज, ये Q चार्ज। We have to find the electricity at the center of the square। मेरी इच्छा है या क्वेश्चन में आया है, सपोज करो कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर? इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट O, इस पॉइंट पे मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कह दिया, सपोज करो। ठीक है। अब ये जो चार्ज ABCD जो स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड इज A। उसके बाद ये जो O है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O इस स्क्वायर का, तो ये OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होता है स्क्वायर में। ये हम छोटी क्लास में सीख के आ चुके हैं। मीन्स OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, मतलब ये सब x मान लिया मैंने। तो अब इस चार्ज Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं। जो वर्टेक्स A पर जो चार्ज Q है, उसके कारण यहाँ पर सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो क्या निकल के आएगी? K चार्ज Q और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x। इसी प्रकार से इसके कारण निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K Q और ये डिस्टेंस कितनी है? x। ये इस चार्ज जो वर्टेक्स C पे रखा हुआ है, K Q और ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो K Q अपॉन x स्क्वायर। तो किसी भी चार्ज के कारण, इसके कारण निकालोगे आप, तो K Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x स्क्वायर। तो हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? सेम। अब ये पॉजिटिव चार्ज है Q, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर तरफ चली जाएगी। ये जो चार्ज Q है जो यहाँ पे रखा हुआ है इस वर्टेक्स पे, तो पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल जाएगी। और यहाँ का जो चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली जाएगी। इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? अपोजिट। और इनका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। ABCD चारों पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं और ABCD की O से जो डिस्टेंस है OA, OB और OC और ये OD, ये सब इक्वल है। तो हर चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा था? इक्वल। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और C वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देयरफॉर E1 और E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। मतलब E1 फील्ड इज अपोजिट ऑफ E2। इसी प्रकार से इस D पे जो चार्ज रखा हुआ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी E3, और इस पे जो चार्ज रखा हुआ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी E4। ठीक। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक। तो E3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E4। E3 और E4 का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। इसी प्रकार से E1 और E2 फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 0 और इसी तरह से E3 प्लस E4 बराबर 0। अब ये जो चार चार्जेस हैं, इनके कारण मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पर? O पे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो इन सब चार्जेस की जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो उन सबका क्या करेंगे हम? वेक्टर एडिशन।
तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 का वेक्टर एडिशन कितना है 0, E3 प्लस E4, E3 प्लस E4 का वेक्टर एडिशन कितना है 0। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई है 0। तो चारों वर्टेक्स पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आगे निकल गए 0 इन केस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर के सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल गई है 0। ठीक, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितना होगा 0, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू Q इंटू रिजल्टेंट फील्ड। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू Q इंटू रिजल्टेंट फील्ड, ये रिजल्टेंट फील्ड कितनी थी 0, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितना हो जाएगा 0। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स बराबर 0 मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F4 इक्वल टू 0। मतलब ये Q Q Q Q इन चारों चार्जेस के कारण यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड 0 है। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0 या कोई चार्ज रख दिया Q0, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q0 ड्यू टू दीज 4 चार्जेस। इन चारों चार्जेस के कारण यहाँ पर इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो चूँकि रिजल्टेंट फील्ड 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू रिजल्टेंट फील्ड। तो चार्ज कौन सा रखा था, टेस्ट चार्ज Q0, और रिजल्टेंट फील्ड कितनी आई 0, तो रिजल्टेंट फोर्स Q0 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर चारों वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं स्क्वायर के केस में, तो रिजल्टेंट फील्ड 0 और रिजल्टेंट फोर्स 0। ठीक, ये सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ ये भी मेरा पॉइंट 15 मिनट के लेक्चर के बाद आएगा। मैंने दूसरा प्रश्न लिया यहाँ पे, ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके सेंटर पे मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स पे मैंने इक्वल चार्ज रख दिए, यहाँ पे भी चार्ज Q, B वर्टेक्स पे भी चार्ज Q, C वर्टेक्स पे भी चार्ज Q। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन सब के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना साइड के। तो ये मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी दिस इज़ द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये अगर सेंटर है O, देन OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, OA बराबर OB बराबर OC बराबर X, ये X और ये X। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q, इसकी फील्ड सीधे ये ऐसे निकल जाएगी, इसकी फील्ड सीधे ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये सीधे निकल गई। तो ये Q चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड सीधे निकाल दो, ये Q चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड सीधे इधर निकाल दो। तो ये Q चार्ज की फील्ड इधर गई E1, इसकी इधर गई E2, और इसकी ये Q चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सीधे निकाल दी मैंने E3। ठीक है, अब चार्ज Q, ये डिस्टेंस x, ये चार्ज Q, ये डिस्टेंस x, ये चार्ज Q, ये डिस्टेंस x। तो सीधी बात कि यहाँ पे E1, E2 और E3 तीनों फील्ड का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, तीनों फील्ड इस चार्ज और इस चार्ज तीनों के कारण मैग्नीट्यूड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा हो गया सेम, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, चार्ज Q डिस्टेंस x, चार्ज Q डिस्टेंस x, चार्ज Q डिस्टेंस x, तीनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। ये E1 फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये हाफ एंगल 30 डिग्री का। अब ये एंगल 30 डिग्री का है, यहाँ पर आप क्या कीजिए कि एक लाइन खींचिए पैरेलल। आई हैव ड्रॉन ए लाइन थ्रू O, वर्टेक्स इस सेंटर O से ये एक लाइन खींची इस बेस के पैरेलल, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो इधर भी ये लाइन खींच दो आप, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस E2 का कंपोनेंट इधर तरफ E2 कॉस 30 डिग्री और इधर तरफ E2 साइन 30 डिग्री। इसी प्रकार से इस E3 का कंपोनेंट इधर तरफ E3
कॉस 30 डिग्री, और इस E3 का कंपोनेंट इधर तरफ E3 साइन 30 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हो कि E2 और E3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, E2 और E3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो E2 cos 30 और E3 cos 30, E2 और E3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो E2 cos 30 और E3 cos 30 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रही है, कितनी आ रही है? E2 sin 30, E2 और E3 का रिजल्टेंट ऊपर आ रहा है, E2 और E3 का रिजल्टेंट ऊपर आ रहा है, कितना आ रहा है? E2 sin 30 प्लस E3 sin 30, बट E3 किसके बराबर है? E2, तो इस E3 की जगह मैंने यहाँ पे E2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये E2 sin 30 प्लस E2 sin 30 मीन्स 2E2 sin 30 डिग्री। ठीक, E2 का मैग्नीट्यूड कितना है? KQ/x², और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो KQ/x²। तो मेरा मतलब ये हुआ कहने का कि इस E2 और E3 के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ऊपर, E2 sin 30 प्लस E3 sin 30, इसका मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू KQ/x² एंड इट इज इक्वल टू E1। इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आया? E1। मतलब E2 sin 30 प्लस E3 sin 30 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1, मतलब अपवर्ड फील्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फील्ड, दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। तो Q Q Q तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे सेंटर पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड कितनी आई है? 0। अब यहाँ पे जाके हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल Q चार्ज तीनों पे रखा, तो इसके सेंटर पे A, B और C, मतलब A वर्टेक्स का चार्ज B, A वर्टेक्स का चार्ज Q, B वर्टेक्स का चार्ज Q और C वर्टेक्स पे चार्ज Q, तो इन तीनों के कारण EA प्लस EB प्लस EC रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है? 0। इसी प्रकार से स्क्वायर A B C D चारों पे इक्वल चार्ज रखा था मैंने, Q Q Q और ये Q, और ये स्क्वायर का जो सेंटर है वो क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक, तो EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED बराबर कितनी आई? 0। तो रिजल्टेंट फील्ड भी 0 होगी और रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा। यहाँ पे भी रिजल्टेंट फील्ड भी 0 होगी और रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा। कहाँ पे? सेंटर पे। इसी प्रकार से ये ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल, ये स्क्वायर चारों साइड इक्वल, इसी प्रकार से पेंटागन पांचों साइड इक्वल, इसी प्रकार से हेक्सागन। तो अगर ये पेंटागन है, ठीक है, ये अगर रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन या रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और उसके सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इफ इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन या ये पेंटागन है, पांचों साइड इक्वल है, तो इसके भी सेंटर पे, अगर ये सेंटर है इस पेंटागन का, तो पांचों वर्टेक्स पे अगर आपने इक्वल चार्जेस रखे हैं, then the resultant electric field and the resultant electric force will be 0। इसी प्रकार से हेक्सागन में भी 0 होंगे, हेप्टागन में भी 0 होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन्स में हर वर्टेक्स पे, रेगुलर पॉलीगन्स में हर वर्टेक्स पे अगर इक्वल चार्ज रखोगे तो रिजल्टेंट फील्ड और रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन वो आप सुनिए। चालू है क्या? सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक रेगुलर पेंटागन बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने A B C D और ये E। तो यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन लिया, इसका सेंटर मान लो O, सेंटर मान लो O, यहाँ पे Q चार्ज रखा, यहाँ पे Q चार्ज रखा,
यहाँ पे Q चार्ज रखा और यहाँ पे Q चार्ज रखा। तो A B C D चारों वर्टेक्स पे मैंने इक्वल चार्ज रख रखा है Q, और इस A की जो सेंटर है, तो इन चारों वर्टेक्स की, सॉरी चूँकि ये रेगुलर पेंटागन है तो इस सेंटर की पांचों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और वो मैंने मान ली कितनी, A। ओके, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A B C and D एट पॉइंट O। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू 4 चार्जेस प्लेस्ड A B C and D प्लेस्ड एट वर्टाइसेस A B C and D। A पे चार्ज Q, B पे चार्ज Q, C पे चार्ज Q, D पे चार्ज Q, और यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। मैंने इस E वर्टेक्स पे कोई चार्ज नहीं रखा है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके और आप खुद सोचेंगे, वीडियो को यहीं पे पॉज करके और आप खुद सोचेंगे कि A B C D चारों वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ दिस पेंटागन। ठीक है, मेरा आंसर अभी नहीं सोचेंगे, आप देखेंगे, आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए। अब मेरा आंसर देखिए, देखो भाई मैंने क्या करा यहाँ पे, इस पांचवें वर्टेक्स पे भी एक और चार्ज रख दिया Q, इस पांचवें वर्टेक्स पे भी एक और चार्ज रख दिया क्या, Q। अब हम जानते हैं कि अगर ये रेगुलर पेंटागन है या रेगुलर पॉलीगन है और सभी वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर फोर्स ड्यू टू A फोर्स ड्यू टू B प्लस फोर्स ड्यू टू C प्लस फोर्स ड्यू टू D प्लस फोर्स ड्यू टू E। इस A पे जो चार्ज Q है, B पे जो चार्ज Q है, C पे जो चार्ज Q है, D पे जो चार्ज Q है और E पे जो चार्ज Q है, इन सब के कारण फोर्स एट सेंटर O या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O, फोर्स लिख दो या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, बात एक ही है। ठीक, तो EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED प्लस E इक्वल टू 0। इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कितना होगा, 0, ये हम जानते हैं। तो देयरफॉर EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED इक्वल टू माइनस ऑफ EE। तो A B C D वर्टेक्स पे जो चार्जेस Q Q Q Q रख रखे, उन सब के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड A B C D वर्टेक्स पे जो चार्जेस Q रख रखे, उन सब के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट E। तो E पे जो चार्ज रखा हुआ है क्या है, Q, तो KQ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हर वर्टेक्स की A B C D E पांचों वर्टेक्स की इस सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A, तो KQ अपॉन A स्क्वायर। तो सीधी सी बात है कि A B C और D इन सब के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा KQ अपॉन A स्क्वायर। क्या रिजल्टेंट में होगा, KQ अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट E। तो E पे जो चार्ज था Q, उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस A है, तो KQ अपॉन A स्क्वायर। अब ये चार्ज Q है, ये चार्ज क्या है, Q, तो इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी E से O की तरफ। ठीक है, और A B C D पे जो चार्जेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E पे रखे हुए चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो E पे जो चार्ज रखा हुआ है चार्ज Q, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इन A B C D की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब उसका डायरेक्शन होगा O से E। E पे रखे हुए चार्ज Q की फील्ड इधर है और इनकी रिजल्टेंट फील्ड A B C D की रिजल्टेंट फील्ड E पे रखे हुए चार्ज की अपोजिट होगी, तो E चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये चार्ज Q, इसकी फील्ड यूँ निकल जाएगी। ठीक, तो इनकी रिजल्टेंट A B C D की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये फील्ड A B C D पे जो चार्जेस थे उसका डायरेक्शन इधर होगा, रिजल्टेंट
फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नीट्यूड होगा KQ/A²। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना आप। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने लिया ABCDEF रेगुलर हेक्सागन, ठीक। ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, हर वर्टेक्स पे चार्ज Q रख दिया यहाँ पे। और ये O इज़ द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन, मीन्स OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF। तो ये भी X, ये भी X, ये भी X, ये भी X, ये भी X। तो हर चार्ज के कारण, इस Q चार्ज के कारण X दूरी पे ये पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/X²। तो किसी भी चार्ज के कारण A, B, C, D, E और F, इन पांचों वर्टेक्स पे जो चार्जेस रखे हुए, उनके किसी भी चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा KQ/ नीचे डिस्टेंस X का स्क्वायर, ठीक। अब मैंने आपसे जो कह दिया यहाँ पर, मान लीजिए कि अब इन सारे चार्जेस के कारण यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। सपोज करो कि ये चार्ज हटा दिया मैंने, ठीक है। तो A, B, C, D और E और प्लस F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू D प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू F, ठीक है। इन 6 वर्टेक्स पर अगर इक्वल चार्जेस रख दिए जाएँ Q, तो इन सब के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सेंटर O पे 0। तो अगर A पर, B पर और C पर और D पर प्लस E पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आएगा, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट F। तो A, B, C, D और E, इन सब पे जो चार्जेस रखे हुए हैं, इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट F एंड नेगेटिव ऑफ इट। तो सीधी सी बात है, A, B, C, D और E, इन सब के कारण रिजल्टेंट फील्ड इट इज़ इक्वल टू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F पे रखे हुए चार्ज के बराबर होगा, ठीक। तो F पे जो चार्ज रखा हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना है? KQ/X²। और F पे जो चार्ज है Q, इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये सीधा इधर निकाल दो आप, ओके। तो ये F पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, F पे जो चार्ज रखा हुआ है Q, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो इन सब की A, B, C, D और E, इन सब के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट A, B, C, D एंड E, उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड A, B, C और D और E पे जो चार्जेस रखे उनका, तो F की फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसी प्रकार से कोई आपसे पूछ ले कि B, C, D और E और F, इन चार्जेस के रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो B, C, D, E और F, तो A की फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो B, C, D, E और F, तो A की फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो B, C, D और E और F की फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? A के जस्ट अपोजिट, मतलब A की फील्ड है A O डायरेक्शन में, A से O की तरफ। तो इन B, C, D और E, F के कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन O से A की तरफ, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कप ऑफ वाटर है और उसमें पानी जो है वो 250 ग्राम है। आपको बताना है कि उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है एंड कितना नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर एंड द मास ऑफ वाटर इज़ 250 ग्राम। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, हम सभी जानते हैं पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है, मैं यहाँ पे निकालना नहीं सिखाऊंगा, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है? H2O बराबर 18 ग्राम। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 × 1 और एक ऑक्सीजन मतलब 16, तो 16 और 2 18 ग्राम, ठीक। 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर में
1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल मीन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 18 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में निकालना है तो 18 से डिवाइड कर देना, 18 से डिवाइड कर देना। तो 250 ग्राम ऑफ, अब कप में पानी कितना, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर, उस कप में पानी 250 ग्राम है, तो 1 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो 250 ग्राम में कितने होंगे, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये तो 1 ग्राम में इतने हैं, तो 250 ग्राम में कितने होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। ओके, अब हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि H2O, इस हाइड्रोजन के अंदर 2 प्रोटॉन और इस ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, तो टोटल मिला के कितने प्रोटॉन हुए, 10। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी बात बता दूं कि एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन, और एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, तो 8 और 2 10 प्रोटॉन। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल होता है, तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 250 ग्राम, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन, और 250 ग्राम पानी में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। तो ये तो निकल गई वाटर मॉलिक्यूल की संख्या। 250 ग्राम पानी में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 250 ग्राम पानी में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 से और मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ये तो निकल के आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 250 इंटू 10 अपॉन नीचे 18। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो Q इज इक्वल टू एन। एन आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, और E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। तो इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताइएगा, फिर मैं बताऊँगा आपको सही है कि गलत। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, तो ये आंसर आएगा निकल के। पॉज करना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करना और यहाँ रख देना n की वैल्यू, और E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये प्रोडक्ट n से जब आप करोगे तो ये आंसर आएगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पे सही कैलकुलेट करोगे, देन n का मल्टीप्लाइड E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से प्रोडक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम।